Now, let's revise the chapter again. If we talk about the state of Indian economy, the state of Indian economy की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर. ठीक है, फर्स्ट आपका एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रीज, देन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑलरेडी वी डिस्कस देम लेटर. So features of Indian agriculture at the time of independence, हमने जिससे देखा कि नंबर 1 that is the low productivity. प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ज्यादा लो थी. Output produced per hectare of land, both production and productivity extremely very low, and the backward of the reason that is low level of technology, knowledgeable use of fertilizer. Then high degree of uncertainty, totally we depend on rainfall. And the main reason that was subsistence farming. Only farming totally related to the subsistence farming means जो फार्मर था वो सिर्फ क्या करता था, सेल्फ कंजप्शन करता था. ठीक है, और यही जो है बैकवर्डनेस का कारण था कि जितना प्रोडक्शन हुआ उन्होंने अपना सब अपने आप ही उसको यूज कर लिया और उनके पास सरप्लस पार्ट कुछ भी नहीं बचा. ठीक है, अब सरप्लस पार्ट नहीं बचेगा तो मार्केट में सेल करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है. जब आपके पास मार्केट में सेल करने के लिए कुछ नहीं है तो अर्निंग कहां से होगी. ठीक है, तो दीज आर द रिजल्टेड फॉर द बैकवर्डनेस एंड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. ये पे हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम की अगर बात करते हैं तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि स्पेशली जमींदार्स वर ओनर्स ऑफ द सॉइल. ठीक है, जमींदार्स वर ओनर ऑफ द सॉइल और सब यहां पर उनको जो अमाउंट है स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड. मीन्स जमींदार्स पेड फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू. जमींदार्स जो है रेवेन्यू को फिक्स यहाँ पर जो है टैक्सेस रखे जाते थे जो उनको पेड करना ही पड़ता था. और जबकि जो फार्मर है उसके पास बहुत ही स्मॉल पार्ट जो है, बहुत ही लिटिल पार्ट उनको एज अ सरप्लस रहता था उनके पास. लेकिन कभी अगर मानसून अच्छा नहीं रहा, एक्सवाइजेड प्रॉब्लम्स हो गई, आपकी कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ, तो जो फार्मर्स हैं उनकी सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी. और यहां पर हम क्या देखते हैं, लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. खेत जो थे वो बिखरे हुए थे. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा था. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, तो यहां पर जो था एक रिदम जो था, जो वर्क था, गवर्नमेंट जो थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो एग्रीकल्चर में इस तरह से कुछ भी फोकस नहीं कर रही थी ग्रो करने के लिए जिससे फार्मर्स को फायदा होता. देन इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था यहां पे एक सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन,
डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या था कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स था वो डिके हो गया था, ठीक है, वो आपका जो है वो खत्म हो गया था, बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, ठीक है। उसके पीछे भी देयर आर सेवरल रीजंस लाइक एज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। मीन्स यहां पर टैरिफ पॉलिसीज जो थी वो डिफरेंट थी, कि ब्रिटिशर्स के लिए अलग पॉलिसीज हैं एंड जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो इंडियन ओनर्स हैं उनके लिए अलग पॉलिसी है। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, चीप ब्रिटेन प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, दीज आर सेवरल रीजंस टू डिके द ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। और जो इंडिया की जो स्पेशली जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत स्लो ग्रोथ चल रहा था, लिमिटेड ग्रोथ थी आपकी स्टील आयरन की, मतलब बहुत ही कम हमको यहां पर देखने के लिए मिलता है आपकी इंडस्ट्रीज जो थी ओपन थी। अगर हम बात करें तो यहां पर जो है टिस्को आपकी स्टैब्लिश्ड हुई 1907 में, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, जिसको आपकी यहां पर जो स्टार्ट हुआ था 1907 में। तो यहां पे जो था टोटली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ब्रिटेन काफी ज्यादा यहां पर फ्लो हो रहा था, क्योंकि यहां के इनके जो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो टैरिफ पॉलिसी इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है। सपोज इंडिया है और ब्रिटेन, अब क्या हो रहा था यहां पर कि इंडिया जो है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है तो पैसा आना चाहिए ना, लेकिन किस चीज का एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। और प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मींस रॉ मटेरियल। यहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब यहां पर जो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है, रॉ मटेरियल का हो रहा है। इसका मतलब इंडिया जो है वो सप्लाई कर रहा है ब्रिटेन को रॉ मटेरियल, और जो ब्रिटेन है वो यहां पर इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा है किसको, इंडिया जो है, ठीक है, किसका, फाइनल गुड्स का। किसका इंपोर्ट हो रहा है यहां पर, फाइनल गुड्स का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो फाइनल गुड्स का यहां पर जो इंपोर्ट्स हो रहा है दैट इज टोटली टैरिफ फ्री। जो थे यहां पर टोटली हम क्या देखते हैं, यहां पे जो आपका टैरिफ है टैरिफ फ्री देखने को हमको मिलता है, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी टैरिफ्स यहां पर नहीं लग रहे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग आपका जो है यहाँ पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज यहाँ पे पेड नहीं करनी पड़ रही है, तो उनके लिए और भी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल हो गया ब्रिटेन के लिए प्रोडक्शन ग्रो अप करना। तो इस वजह से क्या हो गया, जो आपकी डिमांड्स थी हैंडीक्राफ्ट्स की वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गई, और जिस वजह से क्या हो गया, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे वो उनके जो भी कमोडिटीज थी, जबकि जो ब्रिटिशर्स मटेरियल था वो काफी ज्यादा चीपर था, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपकी जो टैरिफ पॉलिसी है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफरेंट थी, ठीक है। अगर न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो था, अगर इंडियंस की बात करें तो यहाँ पे जो क्लास था सिर्फ आपका क्या था, बाबस, और दे वर इंडियन इन ब्लड बट ब्रिटिशर्स इन देयर लाइफ स्टाइल। टोटली वो क्या था, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रॉपर्ली जो भी मटेरियल था, जो भी थिंग्स थी वो प्रॉपर्ली बिल्कुल फिनिश्ड गुड्स आपकी जो है बहुत ही अच्छी प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर मिल रही थी, जबकि इंडियंस में जो थी वो क्वालिटीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और चीपर भी थी। सबसे बड़ी बात, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे गुड्स आपको प्रोड्यूस कर रहे थे, जो आपको यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा था, दैट इज चीपर एज कंपेयर टू इंडियन गुड्स, ठीक है। और जैसे ही हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हो गया था, अगर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज की बात करें, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज आपको कल बताया था कि इंट्रोड्यूस हो गई थी हमारी
इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी रेलवेज 1850 में। और फर्स्ट ट्रेन, आपकी जो फर्स्ट ट्रेन है वो रन हुई थी हमारी बॉम्बे टू थाने इन 1853। ठीक है, इन 1853। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। ब्रिटिशर्स ने देखो इंट्रोड्यूस किया रेलवेज को फॉर देयर बेनिफिट, और ये बेनिफिट उनको काफी ज्यादा ग्रो करके चला गया। अब क्या हो गया, इजीली रॉ मटेरियल जो है आपका यहां से जाने लगा, ठीक है, और फाइनल गुड्स हमको यहां पर मिलने लगे। तो इस वजह से धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उसको रन कर दिया गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इंटरनेशनल ट्रेड में देखिए यहां पर एनसीईआरटी को अगर आप यहां पर हम फॉलो करते हैं तो आपको यहां पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मिलता है ना, कि स्पेशली जो इंडस्ट्रीज हैं यहां पर टू फोल्ड, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यहाँ पे टू फोल्ड पॉलिसी में यहाँ पे काम किया। उनके पीछे टू फोल्ड रीजंस थे। यहाँ पर टू फोल्ड रीजंस की हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्या था, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मियर एक्सपोर्टर of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain। Means अब उनको क्या है, उन्होंने कोशिश ये करनी थी कि जो इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, तो उसके स्टेटस को डाउन करना, और एक उसको अगर बनाना है आपको एक्सपोर्टर, तो किसका एक्सपोर्टर बना दिया, रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, रॉ मटेरियल्स का अब जो है इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया गया था ब्रिटेन के थ्रू। देन सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड, तो सेकंड में हमने क्या देखा, सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country। Means यहां पे इनकी जो ब्रिटेन है होम कंट्री, उनको क्या था यहां पर कि अब रॉ मटेरियल जा रहा है कहां से, इंडिया से, ठीक है, और जो फाइनल गुड्स है ये प्रोडक्शन हमको मिल रहा है ब्रिटेन से। ये इनकी टू फोल्ड पॉलिसी थी जो उन्होंने यहां पर अप्लाई करी। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं यहां पर स्पेशली जूट मिल्स की, जो स्पेशली हमें बंगाल में नजर आती है, तो यहां पर जो है जूट मिल्स को भी उन्होंने काफी ज्यादा कैप्चर करा। ठीक है, फॉरेनर्स का मेनली कंसंट्रेटेड इन बंगाल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि फॉरेनर्स जो है वो स्पेशली कंसंट्रेट कर रहे हैं कहां पर, बंगाल में, ताकि वहां से क्या है पूरा कैप्चर करके काफी ज्यादा वहां पर इनको रॉ मटेरियल वहां से मिल जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी जो आपकी एरियाज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है हमारी, वो इतने ज्यादा आपकी जो है ग्रोथ नहीं कर पाई। देन सबसे मेन जो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे आपकी जो फर्स्ट आपकी यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड आपकी जो टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, ये आपकी स्टैब्लिश हो गई थी 1907 में। उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी कुछ आपकी इंडस्ट्रीज जो है आपकी वो डेवलप होना स्टार्ट हुई। उससे पहले आपके हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा कोई भी आपकी जो है यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। बहुत ही छोटे छोटे, मतलब बहुत स्मॉल पार्ट्स में वर्क हुआ करता था, बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में काम हुआ करता था। कोई भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो है अभी ओपन नहीं थी इंडिया में। तो ये भी एक रीजन था हमारे बैक होने का। इस वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रिटेन ने क्या करा, टोटली जो मोनोपोली थी, ठीक है, पूरी जो कंट्रोल था पूरा होलसेल इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स में, इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में पूरा का पूरा जो मोनोपोली थी, वो कंट्रोल वो ब्रिटेन का हो चुका था। ब्रिटेन पूरा इंडिया को कैप्चर कर चुका था। फॉरेन ट्रेड,
फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इंडिया बिकम एन exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute। तो कंडीशंस अब आपकी ऐसी हो गई थी कि जितना भी प्रोडक्शन है, जो भी सब चीजें हैं, मतलब इंडिया जो है फॉरेन ट्रेड में सिर्फ एक बहुत एक्सपोर्टर के नाम पर था, बट ओनली किसमें? सिर्फ रॉ मटेरियल्स में, ठीक है। अच्छा, देन बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन में सबसे पहले तो हमें पता है, अभी आपको कल बताया था कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता क्या है, जिसमें हम बात करते हैं कि जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसकी सिचुएशन कैसी है, बर्थ रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है, एंड सो ऑन, है ना। तो व्हाट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल? इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स रिलेटेड टू कंट्रीज पॉपुलेशन लाइक ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन साइज, बर्थ रेट, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगी। और सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेंसस है, जो आपका फर्स्ट सेंसस है, ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू सेंसस इन 1881। 1881 में सबसे पहले यहां पर जो है वो आपका यहां पर सेंसस जो है हमारा वो हमें देखने के लिए मिलता है, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यहां पर भी हम क्या देखते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, दोनों के दोनों जो है वो काफी ज्यादा हमको यहाँ पे काफी ज्यादा दिखाई देता है, एक्सट्रीमली दे वर हाई। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो आपकी 218 पर 1000 थी, एज कंपेयर टू अगर हम आज की बात करें तो 40 पर 1000 है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आपकी 44 ईयर्स थी उस टाइम पर, आज की डेट में 68 ईयर्स हो गई है, ठीक है। तो दीज आर द हेल्थ इंडिकेटर्स जो आपके यहाँ पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बताए जा रहे हैं। लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज्यादा लो था, 15 to 19% था। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल लिटरेसी रेट, दैट इज वेरी लो। कम से कम हम बात कर सकते हैं आपके 7% से लो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे हमको कंडीशंस नजर आती है। इसी वजह से ईयर 1921 को हम यहां पर एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो पहले 1921 से पहले और 1921 के बाद, ठीक है, दो आपको यहाँ पे जो है कंडीशंस नजर आती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेजेस है हमारे पास। 1921 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट फेज है, ये आपके पास सेकंड फेज है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की तो आपका बिफोर हो गया, आप सेकंड की बात करते हैं तो आपका ये बिफोर हो गया। मतलब 1921 से पहले का जो टाइम था उसको हम फर्स्ट फेज कहते हैं, ठीक है। उस समय आपकी कंडीशन जो थी आपकी टोटली आपके डेमोग्राफिक प्रोफाइल की वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और आफ्टर 1921 दैट इज टोटली डिफरेंट। तो इसलिए हम इसे 1921 को ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं, ग्रेट डिवाइड ईयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक पिक्चर हमारे पास, यहाँ पर स्वेज कैनाल की हम बात करते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड था वो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे वर्क किया, किस तरह से उन्होंने अपना माइंड वर्क यहाँ पे किया। स्वेज कैनाल, ठीक है। स्वेज कैनाल क्या है, एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो रनिंग करता है नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्वेज, ठीक है। यहाँ पर ये हमको यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही है, ये आपका जो है ये जो पोर्शन है इसको हम, ये है आपका रेड सी और ये जो है आपका, ये है आपका मेडिटेरियन सी, ठीक है। अब ये है आपका इंडिया यहाँ पर। अब देखिए इंडिया से हमें कहां जाना है, यूनाइटेड किंगडम में। मीन्स आपको अगर बॉम्बे से जाइए, आप चाहे किसी भी एरिया से अगर आप जाते हैं तो आपको पूरा अफ्रीका को कवर करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम यहां पर यूनाइटेड किंगडम में पहुंचेंगे। ब्रिटिशर्स ने यहां पे क्या किया, इजी वे, ठीक है, स्मार्ट वर्क। तो यहां से उन्होंने सीधा एंटर करते हैं रेड सी में। रेड सी से एंटर करते हुए उन्होंने यहां पर जो मेडिटेरियन सी है एंड आपका ये रेड सी, इसके बीच में यहां पर स्वेज
कैनाल ओपन कर दी। और ये कब बनी है? 1869 में। 1869 में उन्होंने यहां पर स्वेज कैनाल बनाई, और इससे क्या हो गया, इतना इजी भी हो गया कि रेड सी में एंटर किया, देन एंटर टू स्वेज कैनाल, देन कम्स टू द मेडिटेरियन सी, एंड देन मूव एंड रीच टू द यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क किया। इतना बड़ा जो एरिया था, यहां पे कम से कम 7000 किलोमीटर एरिया रिड्यूस्ड हो गया। और अब जो इतना प्रॉब्लम हो रही थी, अब रॉ मटेरियल और तेजी से यूनाइटेड किंगडम में जाने लगा, और फाइनल गुड्स बहुत तेजी से इंडिया में पहुंचने लगा। अब प्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया ब्रिटेन का।